Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, बेटा. कल मैंने आपको नई पीपीटी जो है सेंड कर दी है बेटा, उसको आप देख लीजिएगा. मिल गई होगी मुझे लगता है क्लासरूम से. Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर ट्यूटोरियल शीट भी आई है सर आपकी ना. हाँ, वो प्रसाद भी तो मिलेगा. और वो ट्यूटोरियल शीट 2 दोनों मैं एक साथ आपको दे दूंगा. ठीक है, जैसे जैसे खत्म होता जाए, क्योंकि यूनिट 1 तो खत्म हो चुका है और उसकी क्विज़ भी हो चुकी है, तो आप जो चीज़ नहीं होगी उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे. अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा सब लोग आराम से, ठीक है, उसको एक बार डिस्कस करके उसको आप सबमिट कर दीजिएगा. और सर कितने क्वेश्चन करने हैं? भैया 10 ही होंगे सवाल. 10 से ज़्यादा हम कहाँ देंगे, हम भी तो आलसी आदमी हैं. ट्यूट करना जरूरी है. 11 है सर. तो 11 कर देना, शुभ गिनती. एक बात पूछे सर. 2 बात पूछो बेटा. सर वो आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है. हाँ, लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ कोई वर्चुअल बैकग्राउंड में बात करने की जरूरत नहीं है. यस सर. ये हम सब लोग भाई स्टूडेंट टीचर का जो है गार्जियन और बच्चों का निर्णय होता है, इसलिए कोई इस तरह की जरूरत नहीं है. तो फिलहाल हम लोग यूनिट 2 में इस समय चल रहे हैं. आप देख रहे होगे हम यूनिट वाइज ही आपको नोट्स दे रहे हैं. ठीक है, तो पीपीटी एक ही बन रही है. पीपीटी अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एक ही जगह पे कलेक्टिवली चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ेगा. ये सही है कि अलग अलग कर दूँ? नहीं सर, एक ही जगह सही एक है. ही जगह सर, एक ही जगह. क्योंकि आप इसको पीडीएफ एक ही जगह सही लगा सर. प्रिंट निकाल सकते हो, हाँ जो सर. चाहो वो कर सकते हो. और दूसरा यूनिट 2 का ट्यूटोरियल आज मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप जब यूनिट 2 खत्म हो तब आप जमा करिएगा. ठीक है, सर यूनिट 1 का सर ट्यूटोरियल कब तक सबमिट करना है? कब तक सबमिट कर सकते हो? नेक्स्ट वीक तक सर. ठीक है भाई, आप 30 जनवरी. 25 जनवरी तक तो कर दोगे. यस सर. यस सर. सर ऑनलाइन सबमिट कर दिए तो फिर कॉलेज में आके भी सबमिट करना पड़ेगा? नहीं भैया, नहीं भैया, इसके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ सारे जितने भी ट्यूट हो रहे हैं सबके लिए, क्योंकि आपके चांसेस हो सकता है कि ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाए आपके समय तक के. ठीक है, तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक रजिस्टर बना लीजिए हर सब्जेक्ट का. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका एक रजिस्टर बना लीजिए. ट्यूट जो कर चुके हैं वो उस पर स्टेपल कर लीजिएगा. ठीक है, और जो ट्यूट नए आप कर रहे हैं वो आप रजिस्टर पे ही करिए. उसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए भी कभी सबमिट करना पड़ जाए तो आप सीधे सबमिट कर सकते हो. आपको ये दोहरी तेहरी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेरा सजेशन है. वैसे ही कर रहे हैं सर. कि ऑफलाइन स्टार्ट होने के चांसेस आप में ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा 25 से 31 जनवरी के बीच में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को कॉलेज बुलाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ लैब्स. क्योंकि आप देख रहे होगे कि हम लोग लैब, कुछ भी हो, लैब जो है उतनी इफेक्टिवली जो है ऑनलाइन नहीं हो पा रही है. खास तौर पे जो कोर ब्रांचेस हैं जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, क्योंकि आईटी की तो हम लोग करा सकते हैं. ठीक है ना बेटा. तो कल हम लोग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे थे. अब डेटा हमने कल बात की थी कि डेटा जो हमको मिलता है वो रॉ फॉर्म में मिलता है, और हम उसको अपने हिसाब से किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन. यही कहते हैं ना उसको. तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, कोई ना कोई इंटरप्रेट करने वाला मैकेनिज्म चाहिए. और आज आपकी एक सरप्राइज भी होगी. अभी 9:45 पे आएगी आपके पास. ठीक है, तो अब सरप्राइज हम बता के ले लेते हैं भाई, सरप्राइज होगी आज. तो अब जितने लोग नहीं ज्वाइन किए उनको भी बता दीजिएगा कि सरप्राइज होगी. आप लोग का अपना ग्रुप होगा कोई.
ठीक है, जिसमें सब लोग जरूर देखते होंगे। भले ही क्लास नहीं कर रहे हैं लेकिन सरप्राइज दे रहे हैं, क्योंकि मार्क्स उसी से अफेक्टेड होंगे। तो जो आपका डेटा प्रोसेसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आजकल है। आप देखते हो अलग अलग जो है डिसीजन हम लोग बेस करते हैं, ये सारे डिसीजन जो होते हैं ये हमारे हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, अब हम क्या करेंगे। आप देखते होगे कि जब अलग अलग ऑफर्स आया करते हैं, ये ऑफर्स पर जो बेस्ड है, ये भी डेटा एनालिसिस पे, डेटा प्रोसेसिंग पे है। आप इस समय आपने देखा होगा कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट और कॉस्टली चीज है वो आपका डेटा है, और इसी वजह से डेटा खाली मिलने से हमारा काम नहीं होगा। डेटा के साथ उसको प्रोसेस करना, उसको अपने लायक इंफॉर्मेशन उसमें से गैदर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सिविल के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों ने सिविल ब्रांच को ज्वाइन किया तो उसमें कई रीज़न होंगे। आपने पास रिकॉर्ड देखा होगा, उसके बाद उनका प्लेसमेंट देखा होगा, इसकी रिक्वायरमेंट देखी होगी, सिविल सर्विसेज में कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ये देखी होगी, तब जाके आपने इस ब्रांच को सिलेक्ट किया होगा। तो हम हमेशा अपने डिसीजन डेटा पर बेस करके करते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती तो हम डेटा ले मतलब डिसीजन लेते हैं, और इंफॉर्मेशन नहीं होती तो डिसीजन नहीं ले पाते। क्लियर है ना बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। तो डेटा प्रोसेसिंग है उसकी 6 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले डेटा को क्या किया जाता है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है। पहला स्टेप किसी भी प्रोसेस में कलेक्शन का होता है। और डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? जो अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे डेटा वेयर हाउस है। कल हम लोगों ने डेटा वेयर हाउस के बारे में बात की थी कि जो हमारा करेंटली एक्टिव डेटा नहीं होता है, जिसको हम करेंटली यूज नहीं कर रहे होते हैं डेटा को, उसको हम एक वेयर हाउस में रख देते हैं जहां पर वो डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। अच्छा, डेटा स्टोर क्यों करना पड़ता है? कोई बता सकता है? फ्यूचर में यूज के लिए। फ्यूचर में यूज के लिए, दूसरा वेरिफिकेशन के लिए। आप देखते होंगे कि आप जब इस कॉलेज से पास आउट हो जाओगे या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाओगे, तो जब आपके करियर में जब भी कहीं कहीं आप जाओगे, तो आपके चीज़ों को वेरीफाई जो है किया जाएगा कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको कोर्स खत्म होने के बाद आपके डेटा को नल एंड वाइड कर दे, तो क्या वो वेरीफाई कर पाएगी कि आप वहीं से पास आउट हैं कि नहीं है? नो सर। तो एक तो वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सन जो चीज़ है वो वेरीफाइड है या वेरीफाइड नहीं है। तो इसलिए डेटा की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और डेटा को स्टोर करना एक लीगल लायबिलिटी बन गई है आजकल। लीगल लायबिलिटी का मतलब क्या? कि एक जरूरत बन गई है, लीगलाइज टर्म बन गया है कि डेटा को इतने सालों तक स्टोर रखना पड़ता है, और उसके बाद भी आप डेटा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप देखते नहीं जितने पॉलिटिशियन हैं उन लोग की डिग्री के ऊपर सवाल उठता है। अब उन्होंने डिग्री कब की होगी? बहुत साल पहले की होगी कोई, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन 50 साल से 40 साल से नीचे तो है नहीं। जो हमारे युवा नेता कहलाते हैं वो कितने साल के होते हैं? 50 साल के। नहीं नहीं, युवा नेता तो 28-29 के भी होते हैं। नहीं, 50 साल के होते हैं अरे युवा भाई नेता। हमारे युवा नेता कहाँ 50 साल के होते हैं? सर 30 साल तक होते हैं सर। हाँ सर, 30 अच्छा, साल के ठीक होते है हैं। ठीक है ठीक है। युवा नेता की बात हो रही है, बल्लेबाज की नहीं। बताइए अबे सर। अरे 35 के नीचे युवा आते हैं। अब शांत रहो भाई, मेरी बात सुनो। तेजस्वी। तेजस्वी नहीं, हमारे बहुत सही राहुल एग्जाम्पल दिए हो। गांधी जी जो हैं वो युवा नेता हैं। कौन सर? राहुल गांधी। आलू डाल के सोना निकालते हैं। पप्पू। अच्छा ठीक है, ये सब नहीं कहने की बात है। ये सब मत बोलो, सबके पॉलिटिकल अपने अपने होते हैं। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि उनकी डिग्री के बारे में भी आजकल जब आप इम्पोर्टेंट किसी पोस्ट पे जाते हो, तो आपकी डिग्री वेरिफिकेशन, आपकी तमाम सारी चीजों पे आरटीआई होने लगती है। होती है कि नहीं होती? यस सर। तो हमारी बात यहाँ पर नेताओं पे नहीं हो रही, बात हमारी हो रही है उनके डेटा पे। आप देख रहे होगे आजकल पूरे पूरे चुनाव डेटा पे निकलते हैं।
मैं बोलना नहीं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप देखते हो कि जब टिकट भी दिया जाता है तो भी उस एरिया में कौन सा बहुल इलाका है, पिछड़ी जाति ज्यादा है या अगड़ी जाति ज्यादा है, इस पर देख के दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हाँ सर। यस सर, होती है कि नहीं होती? यस सर। यहाँ तक कि आपकी कैंपेन जो लॉन्च की जाती है फेसबुक पे या इस सब पे, ये भी एनालिसिस होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई नॉन आईटी कंपनी भी खोल रहे हैं, आजकल आप देखिए मार्केटिंग का तरीका बदल गया है। आजकल कोई मार्केटिंग डोर टू डोर नहीं करता। आजकल मार्केटिंग किस तरह से होती है? ऑनलाइन मार्केटिंग आपने देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग आपने देखा होगा। आपने कभी ये देखा नहीं, आप गूगल पे जरा एक बार सर्च कर लो वॉशिंग मशीन, तो आपके पास जब भी आप कभी कुछ जो है ओपन करोगे, साइड में आपको वॉशिंग मशीन के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। यानी उन्होंने आपको ट्रेस किया, आपके डेटा को ट्रैक किया कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, वॉशिंग मशीन रिक्वायर्ड है। हाँ, अब जो वॉशिंग मशीन रिक्वायर्ड है तो अब आपको जो है वॉशिंग मशीन के ऐड मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने अमेजोन से एक मोबाइल फोन खरीदा, तो आप देखोगे उसी मोबाइल फोन के मॉडल के केसेस के बारे में ऐड आना शुरू हो जाएगा। कवर केसेस और ये सब चीजें लेना शुरू कर दीजिए, उसकी एक्सेसरीज के बारे में आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब यू आर बीन ट्रैक्ड एवरीवेयर। फॉर विच पर्पस? इतने ट्रैकर क्यों लगे हुए हैं आपके ऊपर? हाँ सूर्य प्रताप जी बताइए। सूर्य प्रताप जी आपने रेज हैंड किया है, बताइए। सर एक बार इन लोग को बता दीजिए युवा नेता कितने साल के होते हैं। 30 साल बता रहे हैं ये लोग। खत्म हो गया है वहां पे, तुम युवा निकल पड़े। रजत भाई तो इमोशनल हो गए। हम तो अपने आप को भी युवा मानते हैं। रमन नहीं मानता अपने आप को। हाँ, कोई आदमी अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानता। ठीक है, चलो बात खत्म हुई सब पुरानी बातों पे। ठीक है बेटा, तो डेटा की इंपॉर्टेंस मालूम है कि आप हर समय ट्रैक होते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपका मोबाइल का डेटा, अब हम लोग उतना ज़्यादा तो नहीं देखते, जब पुराने ज़माने में डेटा महंगा था मोबाइल का, तो हम लोग बहुत देखते थे कि हमारा डेटा कितना खर्च हो गया। तो आप देखोगे आधे से ज़्यादा डेटा आपके ट्रैकर्स चोरी करते हैं, जो आपको हर जगह ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है ना? कभी कभी आपने लैपटॉप पे देखा होगा लिख के आता है योर लोकेशन हैज बीन यूज्ड, तो आपको लोकेट किया जा रहा होता है कि आप कहाँ पर सिचुएटेड हो। क्लियर है ना बेटा? कभी कभी हम लोग खुद अपने आप को लोकेट करवाते हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, ये जितने भी ऐप हैं ये आपके लोकेशन को ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या चीजें हैं? डेटा कलेक्शन है और फिर उसका डेटा एनालाइजेशन है। तो डेटा प्रोसेसिंग डेटा को एनालाइज करने के लिए ही की जाती है। क्लियर है बेटा? पहला स्टेप क्लियर हुआ डेटा प्रोसेसिंग का। देखो, डेटा एक्विजिशन अलग चीज है, डेटा प्रोसेसिंग अलग है। जब डेटा एक्वायर करेंगे उसके बाद डेटा को प्रोसेस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? दोनों सब ना करना। डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया? रियल वर्ल्ड से डेटा को गैदर करना। और डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? कि हमको गैदर नहीं करना है, अब डेटा हमारे पास पहले से स्टोर्ड है, उस डेटा को अपने हिसाब से हमको मोल्ड करना है, कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम उसके ऊपर कोई डिसीजन, कोई एनालिसिस कर सकें। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो अगला आपका स्टेप है वो है डेटा प्रिपरेशन, यानी डेटा को प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? जो रिडंडेंट चीजें होती हैं, यानी जो बैड डेटा होता है। बैड डेटा का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे कभी कभी आप लोग अटेंडेंस कई बार लगा देते हैं, लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? दिखाई पड़ता है पार्टिसिपेंट यहाँ 50 हैं और अटेंडेंस लगती है 70, तो ये कैसे हो पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब रिडंडेंसी है। दूसरा, कभी कभी बीच में ब्रेक हो जाता है तो हमको दोनों
फाइल्स को मर्ज करके देखना पड़ता है कि डेटा कहाँ पे, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट डेटा है। तो इन सब डेटास को प्रोसेस करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको डेटा को प्रोसेस करना है तो उसमें से जो अनवांटेड डेटा है पहले उसको रिमूव कर दें, तो हमारा जो डेटा का साइज है वो अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? भाई जब हम वो एलिमेंट रिमूव कर देंगे जो एलिमेंट मुझको नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम डेटा का क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। यस सर। और मान लीजिए मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूं, उसमें से कह दूं आप अपने मतलब के क्वेश्चन ढूंढ लो, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? या आपको ढूंढे ढूंढाए क्वेश्चन दूं? भाई वैसे तो मैंने भेजा, आपको बुकें भी हैं, पूरी पूरी बुक्स भेजी हैं कुछ, आपको क्या करना है उसमें से अपने मतलब की चीज पढ़ लीजिए। तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ तो वो क्या है? सेग्रीगेटेड है, यानी उसमें से जो रिडंडेंसी है जो आपके सिलेबस में नहीं है वो हमने क्या किया? हटा दी। नोट्स कहाँ से बना रहे हैं? वहीं से तो बना रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रोसेस करके आपको दे रहे हैं। तो पहले डेटा को प्रिपेयर किया जो आपके सिलेबस में है, उसको हमने सेपरेट किया, फिर उसमें से जो अनवांटेड डेटा था उस क्लियर है बेटा इतनी बात? इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब डेटा इनपुट, जो क्लीन डेटा होता है, इसको हम क्या करते हैं? जिसमें भी हमको यूज करना है, जिस लैंग्वेज में हमको यूज करना है, उसमें हम उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका पहला स्टेप क्या होता है? जब रॉ डेटा कन्वर्ट होने लगता है यूजेबल इंफॉर्मेशन में, वो होता है डेटा इनपुट का। क्योंकि जो क्लीन डेटा है इसको अब हम लोग एज ए प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। अभी तक के जो आपने 2 स्टेप पढ़े थे वो डेटा क्लीनिंग के स्टेप थे। पहले डेटा गैदर किया, फिर डेटा से अनवांटेड डेटा को रिमूव किया यानी डेटा क्लीन किया, उसके बाद डेटा को इनपुट करने चले, जिस जिस सिस्टम के थ्रू हमको अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बेटा? अब ट्रांसलेट कैसे करोगे? डेटा देखो जो होता है वो कई फॉर्म में होता है। हो सकता है फिगर्स के फॉर्म में हो सकता है ग्राफ के फॉर्म में हो। मान लो हमको उसको लिटरेचर में कन्वर्ट करना है, यानी लिखे हुए फैक्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको किस में करेंगे? भाई उसको जो ग्राफिकल फॉर्म है उसको हम कैरेक्टर फॉर्म में करेंगे, और अगर कैरेक्टराइज डेटा है तो उसको हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। ये तो डेटा विजुअलाइजेशन हुआ, डेटा को दिखाना किस तरह से। जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों को थोड़ा कम रिमेम्बर रहती है, लेकिन जब किसी चीज को पिक्चराइज करके दे दोगे या पिक्चोरियल फॉर्म में दे दोगे तो वो हमको याद रहती है। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? यस सर। तो हम हमेशा चाहते हैं कि डेटा हमको किस फॉर्म में मिले? विजुअलाइज फॉर्म में मिले, जिससे कि हम आसानी से रिमेम्बर कर सकें। अब रियल चीज आती है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। जो क्लीन डेटा होता है, जो इनपुटेड डेटा होता है, वो कंप्यूटर या किसी भी ऐसी मशीन में इंटर किया जाता है जो उसका इंटरप्रिटेशन करता है। प्रोसेसिंग हमेशा मशीन के थ्रू होती है जिसके पास कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं। एल्गोरिथम्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क रिटन इन सर्टेन डिफाइंड ऑर्डर। किसी प्री डिफाइंड ऑर्डर में कुछ प्रोसेसेस को अगर लिख दें तो हम उसको कहते हैं एल्गोरिथम। अब जो प्रोसेस है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ डेटा। डेटा किस तरह का हमारे पास आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। भाई हो सकता है डेटा वेयरहाउस से आ रहा हो जहां पर डेटा आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है सोशल नेटवर्क से आ रहा हो जहां पे आपको डेटा को हाईली कन्वर्ट करना पड़े। हो सकता है आपने कहीं कोई जैसे हम लोग गूगल फॉर्म नहीं बनाते, इस तरह का कोई फॉर्म है,
वहां से रिजल्ट आ रहा है, तो उसको प्रोसेस करना और आसान है। तो इस तरह से हमको देखना होता है कि प्रोसेसिंग की एल्गोरिथम कौन सी यूज करेंगे, डिपेंड करता है वो किस सोर्स से हमारा डेटा रिट्राइव हो रहा है। हो सकता है किसी ह्यूमन से हमने एंटर करवाया हो, तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। ये चौथा स्टेप है आपका डेटा प्रोसेसिंग का। जो अगला स्टेप होता है वो आपका होता है डेटा आउटपुट इंटरप्रिटेशन का। जो डेटा हमने प्रोसेस किया उसका मतलब क्या है, उसको ट्रांसलेट करना। जो कोई भी लेमैन उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेमैन का मतलब कॉमन मैन। तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, वीडियोस, इमेज या प्लेन टेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूशन और पर्सन, कि वो किस तरह से डेटा को देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा? और जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है कि जब हमने डेटा को प्रोसेस करके विजुलाइज कर दिया, तो वो डेटा हमको स्टोर भी करना होता है, क्योंकि हम बार बार प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते। तो जो फाइनल स्टेज का डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस डेटा है इसका फ्यूचर में भी यूज हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग डिसीजन। दूसरा आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके थ्रू आप जो भी डेटा यूज करते हैं उसको आपको बाद में किसी कोई आरटीआई कर दे या कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांग ले कि आपका जो रिजल्ट है, इन्फेरेंस जो आपने निकाला है, जो आपने रिजल्ट निकाला है, ये कहाँ कैसे रिजल्ट आपके पास आया, वो डेटा आपके पास जरूर स्टोर होना चाहिए। तो ये एक तो लीगल लायबिलिटी भी है आपकी, दूसरा आपको यूज भी करना पड़ सकता है फॉर द फ्यूचर यूज। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये टोटल आपके डेटा के प्रोसेसिंग के इतने स्टेप्स होते हैं आपके डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद अगर बात करें तो डेटा विजुलाइजेशन। अभी हमने बात की कि जो फाइनल डेटा होता है उसको हमको यूजर को रिप्रेजेंट करना होता है, यूजर को दिखाना होता है कि ये आपका फाइनल डेटा है। और उसको दिखाने के लिए कई तरीके यूज कर सकते हैं। हम ग्राफ यूज कर सकते हैं, हम वीडियो यूज कर सकते हैं, हम चार्ट यूज कर सकते हैं, हम डेटा विजुलाइजेशन के लिए और भी तमाम सारे एलिमेंट है, हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कंफर्टेबल हों और यूजर कंफर्टेबल हो डेटा को रीड करने के लिए, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा विजुलाइजेशन। तो यहां पर क्या लिखा है? द डेटा विजुलाइजेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा by using visual elements like graph, charts and map। डेटा को डेटा विजुलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तमाम सारे टूल्स हैं, जिनमें हम डेटा को फीड करते हैं और वो हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे आपने एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा, यूज किया बेटा? यस सर। यस सर। उसमें आप देख लीजिए, आप उसमें एक तरफ मार्क्स डाल दीजिए, एक तरफ नाम डाल दीजिए, देखिए बार चार्ट बन के आ जाता है। आप चाहो तो उसका पाई चार्ट बन जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द योर रिक्वायरमेंट वो क्या करता है, आपके टेक्सचुअल डेटा को ग्राफिकल डेटा में रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, उसमें देखिए आपके पास लाइन चार्ट दिया जाता है कि किसी ने स्कोर किया है तो रन रेट क्या था, आपका रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, आपका करंट रन रेट क्या है। तो इससे हम जो है ज्यादा आसानी से कंपैरिजन समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? यस सर। तो तमाम मेथड होते हैं। आप लोगों ने जब 12th में पढ़ी होंगी, क्या कहते हैं, शेक्सपियर पढ़ा होगा, या तमाम तरह की मैकबेथ पढ़ी होगी, तमाम तरह की जो है नॉवेल्स होती हैं। तो हमें ये ट्रेंड्स क्या होता है? बेटा ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड ट्रेंड्स मतलब क्या होता है ये? provide an accessible way to see and understand trends
ट्रेंड्स Yes, का ये होता है आजकल के समय में आपका चलन किस चीज का है, क्या चीज आप करंटली यूज कर रहे हैं, क्या चीज आपकी आउटडेटेड हो चुकी है, अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे कि हमको निकालना हो कि कल और आज के बीच में कितने लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, तो वो ट्रेंड पता लग जाएगा आपको। समझ में आई बात बेंडी? जैसे आप कंपेयर करते हैं ना इलेक्शंस के रिजल्ट्स को, पिछली बार इनको इतनी सीटें मिली थी, इस बार इतनी सीटें मिली हैं, तो ट्रेंड समझ में आता है आपको। yes sir. जो कंपनीज हैं ये किसी भी नई चीज को लॉन्च करने से पहले मार्केट सर्वे करते हैं। वो मार्केट सर्वे क्यों किया जाता है? वो मार्केट सर्वे इसीलिए किया जाता है जिससे कि हमको आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, वो प्रोडक्ट हमारा वेलकम होगा कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि हर चीज की टाइमिंग होती है, अगर उस टाइमिंग पे वो चीज आपने लॉन्च नहीं की तो आपको मार्केट में से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे जॉब के लिए भी होता है, आपने भी देखा होगा कि पहले जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम था वो सब रुका हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है बुरी तरीके से डाउन थी कि नहीं डाउन थी। अब इधर जब कोरोना में जो आपके नियमों में थोड़ा सा ढील पड़ गई तो आप कंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू कर दी, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या हो गया, फिर से आपका राइज करने लगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आप स्टॉक में यूज करते हैं तो स्टॉक देखते हैं कि इसका क्या जो है विजुलाइजेशन रहा है, कि ग्राफ ऊपर की तरफ रहा है या ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना बेटा? तो किसी भी डेटा को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन क्लियर हो गया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। एडवांटेजेस क्या होते हैं डेटा विजुलाइजेशन के? सबसे पहली चीज तो यह है कि हमको अगर लिखी हुई चीज को पढ़ना पड़े तो काफी मुसीबत बड़ी चीज होती है, और अगर वही चीज ड्रॉ कर दी जाए और कलरफुल हो तो हमारी आंखों को और दिमाग को हमेशा याद रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने को अगर बताया जाए कि ये चीज बहुत अच्छी है और उसका एड आप देख लो, तो एड याद रहेगा कि लिखा हुआ याद रहेगा? ऐड सर। रहेगा। तो आपको ऐड क्यों याद रहा? क्योंकि वो मूविंग पिक्चर्स थी, उसमें कलर्स थे, उसमें आपने जो है विजुलाइज किया उसको, आपने उसको जो आपका दिमाग भी है वो आपका रिटन डेटा से ज्यादा विजुलाइज डेटा को कैप्चर आसानी से कर लेता है। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो 12th में आप लोगों ने कोई भी नॉवेल पढ़ी होगी तो उसका आपको ड्रामा जरूर दिखाया गया होगा। जैसे हम लोगों ने शेक्सपियर की 12th नाइट पढ़ी थी सीबीएसई में, तो आईएससी में, सॉरी आईएससी में हम लोगों ने 12th नाइट पढ़ी थी। तो शेक्सपियर का एक नॉवेल है, तो वो हम लोगों को 3 घंटे का ड्रामा दिखा दिया गया था कॉलेज में। वो नॉवेल हमको बाय हार्ट हो गई थी कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मूवी आप देखते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहती है अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट में है। बोरियत भरी मूवी होगी तब भी आपको थोड़ा तो याद रहेगा कि इसमें क्या क्या बोरियत भरी चीज थी। तो विजुलाइज, जब आप कलर्स, पैटर्न्स और फिगर को देखते हो तो आप आसानी से रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहे हो तो। और अगर आपको क्विक डेटा रिमेंबरिंग चाहिए तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन का ही यूज करना होगा। ठीक है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कोई भी एडवर्टीजमेंट आपका, कोई भी आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा रहता है कि जिसमें आपका डेटा लिखा हुआ हो। ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट रहता है? आप देखते हो कि फैक्ट एंड फिगर्स लगे रहते हैं, आपका जो है प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखा रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा टेक्स्ट होगा उसमें उतना ज्यादा आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो विजुअलाइजेशन टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं हुआ। विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि
कि हम डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, पैटर्न यूज कर रहे हैं, और जो आपका टेक्सचुअल डेटा है उसको हम फिगर्स और में उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। आपको डेटा विजुलाइजेशन की तमाम तरह के जो है टूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको जनरल टाइप्स ऑफ डेटा विजुलाइजेशन करना है तो आप चार्ट का यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा स्कूल में जब आप क्लास 5th और 6th में होंगे तो आपको स्कूल में चार्ट बना के ले जाना पड़ता था। ठीक है, एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जाए, सबको मालूम है कैसे सेव किया जाए, लेकिन चार्ट बना के ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? यस सर। का बना के क्लास में लगाते थे, किसी बच्चे को काम दिया था भाई तुम टाइम टेबल बना लाओ। ऐसा हम लोग के सबके कॉलेज में हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग एक बर्थडे का एक चार्ट बनाते थे जिसमें पूरे क्लास भर का बर्थडे लिखा रहता था, भाई किनका बर्थडे कब पड़ेगा। तो चार्ट्स और टेबल इस तरीके से क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, फैक्ट्स और फिगर्स का ही यूज करके डिफरेंट विजुलाइजेशन करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। आपने मैप्स देखे होंगे कि आपको अगर याद रखना है कि रिवर कौन कौन सी इंडिया में है तो मैप पे आप मार्क कर लीजिए, आपको हमेशा याद आ जाएगा कि कौन सी रिवर कहाँ बहती हुई है, कहाँ पे कौन सी रिवर मिलेगी। वैसे याद करने लगो तो बड़े प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डैशबोर्ड आपको दिखाई पड़ जाए। इन्फोग्राफिक्स का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अलोंग विद ग्राफिक्स। मतलब ग्राफिक्स आपको दिखा दिया गया और उसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई इन द टेक्सचुअल फॉर्म, तो वो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रहता है। जैसे आपने देखा होगा लोग कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर में क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी फिगर होती है और छोटे छोटे नंबर होते हैं, ऐसे ही होता है ना। और कई जो है जब कैलेंडर्स आपके कस्टमाइज नहीं होते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली डेट्स लिखी रहती हैं और नीचे उनका एडवर्टीजमेंट होता है, तो आपको याद रहता है कि ये वाला कैलेंडर मेरे घर में लगा हुआ है। ठीक है, तो कैलेंडर के फिगर से आपको याद रहता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेंट हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन और ऑफ डेटा को। क्लियर है बेटा? अब अगर हमको स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करना है या किसी खास तरह के डेटा को सबमिट करना है तो उसको सबमिट करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे एरिया चार्ट है, बार चार्ट है। ठीक है, आपने इन सब चीजों को देखा होगा। जैसे गैंट चार्ट है, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने प्रिडिक्ट क्या था, किसको काम कितना दिया था, उसने काम कितना किया है, तो उसके लिए आप गैंट चार्ट यूज करते हो। हिस्टोग्राम आपने देखा होगा, क्लास में बनाया होगा आपने। मैट्रिक्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना हो कि ए से बी शहर के बीच में, अगर मान लीजिए ABCD शहर हैं तो ए से ए में जाने में आपको 0 किलोमीटर लगेगा, ए से बी जाने में आपको कितने किलोमीटर लगेगा। इस तरह के चार्ट बने रहते हैं रेलवे में, आपने देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास डेडलाइंस के चार्ट बने रहते हैं कि भैया ये सारी काम इतने इतने समय तक के हमको करके सबमिट कर देना है। इससे फायदा क्या होता है कि हमको हमेशा डेडलाइन मीट करना आसान रहता है। नहीं तो अगर मैंने बता दिया भाई आपको ये मेरे को इतने दिनों में सबमिट कर दीजिएगा, तो अगर मैं आपको बार बार याद नहीं दिलाऊंगा तो आप भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे। तो ये सारे टूल्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? और आजकल हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स का भी यूज करने लगे। जो 2D क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं, यानी जो हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, हम लोग 2D एनवायरनमेंट में देख रहे हैं।
3D एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि अब डेप्थ भी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यानी अभी हम लोग 2 कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, जब 3 कोऑर्डिनेट में काम करने लगेंगे तो 3D हो जाएगा, जब 4 कोऑर्डिनेट में काम करने लगेंगे 4D आ जाएगा। क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से आर्बिट्ररी कई प्लेन्स निकलते हैं। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा के दोबारा बोर नहीं करूंगा। पढ़ा है ना ये सब चीजें कि भाई एक पॉइंट से कितने प्लेन निकलते हैं। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट निकलते हैं। वो तो हमारी आंखों का लिमिटेशन है कि हम कम चीजें देख सकते हैं। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उससे नीचे की लेंथ आवाजें नहीं सुन सकते हैं, उसके ऊपर की आवाजें नहीं सुन सकते, है ना, एक पर्टिकुलर रेंज। इसी तरह आंखों का भी एक स्पेक्ट्रम है, उसके नीचे की आप चीजें नहीं देख सकते, उसके ऊपर की चीजें नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि वो चीजें गायब हो गई, वो चीजें हैं नहीं, वो चीजें हैं। जैसे हम लोग का नेटवर्क आप देख रहे हो, नेटवर्क कभी दिखाई पड़ता है कि ये भैया देखो ये हमने जो बोला ये देखो हवा में जा रहा है, लेकिन सिग्नल्स के फॉर्म में मूव तो हो ही रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी पुराने जमाने में टेलीफोन होता था तो उसमें क्रॉस कनेक्शन हो जाता था, दूसरे का फोन आपको सुनाई पड़ने लगता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था। यस सर। कई मूवीज में भी देखा है आपने, क्रॉस कनेक्शन की वजह से तमाम सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सब चीजें आपकी क्या है कि हम एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के ऊपर नहीं देख सकते, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के नीचे नहीं देख सकते। तो ये चीज क्लियर है बेटा। यस सर। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज होती है, हमने कहा था ना तमाम सारी एल्गोरिथम्स यूज होती हैं। तो बेसिकली कोई भी एल्गोरिथम हो केवल 2 टेक्निक्स पर रिप्रेजेंट होती है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक और दूसरा मशीन लर्निंग। स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या हो गई है, अगर हम देखें तो स्टैटिक्स इज द स्टडीज ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द डेटा। डेटा जो हमने कलेक्ट कर रखा है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो स्टैट्स होती है। स्टैट में हमेशा कंपैरिजन होता है, एनालिसिस होती है, जो डेटा पहले से हम कलेक्ट कर चुके हैं, उसमें डेटा गैदरिंग नहीं होती। जैसे आपने मीन वैल्यू निकाली होगी, आपने एवरेज निकाला होगा, जैसे हम लोग क्लास एवरेज निकालते हैं, तो ये सब क्यों निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रेश भैया पिछली बार जो है एब्सेंट हो गए, इस बार जो है उनके 24 नंबर आ गए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इन्होंने कितना % ग्रो किया। भाई इन्होंने कितना % ग्रो किया, 200% किया कि नहीं किया। क्या सर, क्या कह रहे? भाई मैंने कहा कि मान लीजिए पिछली बार मेरे मार्क्स आए 5 और इस बार मेरे मार्क्स आए 10, तो वो ऐसे तो मैंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया ज्यादा, लेकिन अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस करके देखें तो पिछली बार से दुगना इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। यस सर। यस सर। और अगली बार अगर हम जो है इंप्रूवमेंट करेंगे और मान लीजिए हम 15 ले आएंगे तो हमने जो है 50% इंप्रूवमेंट किया। यस सर। यानी हम आखिरी तक के 20 ही नंबर तक पहुंच पाएंगे, 4-5 क्विज तक के, कभी भी हमारे पूरे नंबर नहीं आएंगे। तो हमने वैसे तो इम्प्रूवमेंट किया है, पर क्या क्लास के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस रही है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको स्टैट्स का यूज करना पड़ेगा, कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करना पड़ेगा। जैसे आपकी मीन वैल्यू निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एसडी निकालते हो आप, निकालते हो निकालते हो। तो ये सब आपके स्टैटिस्टिकल
मेथड होते हैं जिनके ऊपर आप जो है अपनी स्टडीज को बेस करते हैं। तो पहली कौन सी टेक्नोलॉजी है? स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स यूज होती है फॉर द पर्पज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर है बेटा? तो इनको अगले हफ्ते और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? सर क्विज 1 के मार्क्स बता दीजिए। आ गए आपके उस पे क्या कहते हैं, ईआरपी आप अपना खोलिए, उसमें देखिए मार्क्स। कहाँ पे सर? ईआरपी पे आपके मार्क्स आ गए हैं। जो आप लोगों को ईआरपी का वो कोड दिया गया है, इसका वो 1 2 3 था पासवर्ड। उसमें किस सेक्शन में रहता है सर? बेटा उसमें जाओगे, उसमें आप अपने सेक्शन में, क्योंकि मुझे स्टूडेंट सेक्शन मालूम नहीं ज्यादा, उसमें का सेक्शन अलग होता है। उस सेक्शन में जब जाओगे तो उसमें आपका माई मार्क्स इस तरह करके आता है कुछ, मैं वैसे बता दूंगा नहीं आपको। सर, सेल्फ एक्सेस में जाएंगे तो उसके नहीं बाद सर। माई न्यू असाइनमेंट आता है। हाँ, बाय व्यू असाइनमेंट देखोगे, उसमें मार्क्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे सारे, ठीक है? क्योंकि हम रिलीज करेंगे वो आउट ऑफ 60 होगा, और आपको मार्क्स क्विज में कितने में मिलने हैं? आउट ऑफ 30। 30 मिलने हैं। और आपका जैसे जो सरप्राइज होता है वो अब तो मैंने 5 ही मार्क्स का कर दिया है, वैसे पहला वाला तो कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का था। तो जितने भी मार्क्स आएंगे उसके आधे कर दिए जाते हैं। तो नॉर्मली आधे में 0.5 को हम लोग यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी उसको यूज करना पड़ता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उतने ही नंबर का क्विज आपको देते हैं, मतलब सरप्राइज उतने ही का देते हैं। क्विज तो अब भी आपकी 60 की होगी, और जो प्री एंड होता है वो आपके 100 नंबर का होता है। और वो 2 घंटे का भी होता है, ठीक है सर बेटा? वो आप किसमें बता रहे थे? है बेटा, सर पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? कहाँ वाला पेपर? यूनिवर्सिटी का कह रहा हूँ? सर वहाँ जो सेमेस्टर देंगे एक्सटर्नल। कॉलेज एक्सटर्नल ना, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है। ऑफलाइन। सर सर कॉलेज खुलेगा अप्रैल से पहले? चांसेस तो हैं। सर डेट आ गया है पेपर का? बेटा अभी तो उन्होंने फाइनल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का बताया जा रहा है और 30 या 4th ईयर का दिया है उन्होंने। कि ऑफलाइन होगा। हम्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो ऑनलाइन ही लग रहा है सर। तुम ये बताओ बेटा, जब जो पिछली बार कोविड वाले थे ना, जब कोविड में एग्जाम हुआ था तो ऑफ यस सर। हुआ था, लेकिन एमसीक्यू बेस हुआ था, ठीक है? इतना याद है, मालूम है 4th ईयर का। हाँ यस सर। अब जो Yes, उनका sir. एग्जाम चल रहा है 18 जनवरी से, अभी जो इधर स्टार्ट हुआ है बैक पेपर, मतलब जिनके उधर छूट गए थे उनको दूसरा मौका एकेटिव ने दिया है कि कोविड इस समय उतना नहीं परेशान कर रहा है, तो उनके जो पेपर हो रहे हैं वो कॉपी और पेन वाले हो रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिव हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपको ऑनलाइन होना है। अभी ये वैसे तो यूनिवर्सिटी ने ही नहीं क्लियर किया है, तो मैं क्या बताऊं? डेट्स आ गए हैं पेपर के? हैं? डेट्स आ गए हैं? 4th ईयर और 3rd ईयर के आ गए। अच्छा अच्छा। फरवरी से स्टार्ट हो तो रहे हैं। सरप्राइज क्विज रिलीज की है क्या? हाँ तो सर, सरप्राइज क्विज आई है आपकी? हाँ क्लास कब से स्टार्ट है सर कैंपस में? वो तो बेटा अभी किसी को नहीं मालूम है, जैसे स्टार्ट होगा बता दिया जाएगा, ठीक है? फिलहाल आप क्विज करो। सर एक लोग बोल रहे थे कि मार्च से पहले कुछ नहीं हो सकता, होली के पहले, जब होगा होली बाद होगा। अरे ये सब अफवाहें ना सुनो, कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्या पता है। हम इसीलिए तो बेटा कोई और एक दिन पेपर में निकला था कि अप्रैल के पहले कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे किसी भी बोर्ड के। कल जो है सीबीएसई ने 1 मार्च से प्रैक्टिकल कराने की तैयारी कर ली है। सीबीएसई का पेपर भी तो अप्रैल में हो रहा है। अरे प्रैक्टिकल तो मार्च में 4 स्टार्ट। मई। डेट आ गई मई में। भैया डेट तो आ रहा है, तो आपका भी कौन सा अप्रैल में ही जाएगा आपका भी?
आप कौन सा सोच रहे हो कि आपको जो है मार्च में करा लेंगे? सर वो जो क्विज हाँ, शेड्यूल आया इलेक्शन है बाद ना हो तो अच्छा सर, रहेगा। सर जो क्विज शेड्यूल आया है उसमें तो मार्च से ही दिखा रहा है पेपर। 8 मार्च दिखा रहा है उसमें सर। अरे वो टेंटेटिव है, वो बढ़ घट सकता है। वही तो सर, इतना कम टाइम में कैसे हो जाएगा? ये भैया होने को तो कुछ भी कर दे AKTU वाले। ये AKTU है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इतनी जल्दी सिलेबस खींचा जा रहा है सर। हाँ, क्विजेस नहीं देख रहे हो कितनी तेजी से हो रही है? बहुत जल्दी सर, सर टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। तो सही हम लोग बता रहे, बीच में टाइम नहीं मिलता डिस्कनेक्ट हो पढ़ने जाते हैं, का। पता चलता है टॉपिक ही खत्म हो जाती है कनेक्ट होने के चक्कर में। 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है, इतने लंबे लंबे। सर हम लोग कनेक्ट होते हैं, पता चलता है टॉपिक ही खत्म हो अब जाता है। 12 बजे क्विज आती है सर। एक बजे रात को 12 आज रात को 1 बजे सरप्राइज क्विज था। किसी ने दिया था क्या? अरे यार देगा कौन, सोना है कि देना है? दिन रात फिर एक ही काम किया जाए। चलो फिलहाल क्विज दो बेटा, ठीक है, क्योंकि अगला क्लास भी तुम लोगों का शेड्यूल होगा 10 बजे से। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा।